OLE, the utopian world of online education. Hello student, welcome to OLE. I'm your economics teacher. Today we're going to discuss very interesting topic, that is demographic structure. Okay? So student, while discussing this topic, we will cover some major points. Let's have a quick look. Okay? So we will first understand what is demography. What is the meaning of demography? है क्या ये? Okay? Then we will understand terminology. That is, in terminology, we will discuss some basic characteristics which are the part of demography, and finally, we will have a quick look on real data. Okay, student? So let's understand first what is demography. Demography है क्या? इसका actual definition क्या है? So student, it is very simple. Demography means it's a study of human population. So basically, student, it's mean the definition of demography, it's a study of human population. Now student, the main concept behind it कि human population की study करने की requirement क्यों पड़ी और actually में human population की study क्यों की जाती है, क्या उसके पीछे कोई एक मोटिव रहता है गवर्नमेंट का या ऐसा डेटा कलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है, इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर आवर जीडीपी कॉन्सेप्ट या इसके लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं. तो ये सारी एक गवर्नमेंट ने या इसके पहले जब भी डेमोग्राफी स्टडी की जाती थी तो उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स हैं जिनको हमने नेम दिया है. तो वो सारी चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं डेटा कहाँ से, हमारे एरिया से, ताकि उस डेटा बेसिस पे हमें एक कॉन्क्रीट फिगर मिले कि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन इंडेक्स किस तरीके से फॉल हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है. तो हम वो फीचर्स देखते हैं कि वाइल स्टडिंग अ डेमोग्राफी ऑफ एनी कंट्री व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स दैट एनी गवर्नमेंट और एनी कंट्री नीड्स टू कंसिडर. लेट्स हैव अ लुक. So student, I am just drawing one diagram, a circle, means let us consider this is termed as demographic structure. Okay, and in this particular demographic structure there are some major points that we have to consider, and those points are actually the data which government collects from within a state, or we can say in from any particular area. So let's have a look on what are those parameters. Okay, so first the data which is the part of demography is age. Okay student, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कवर होता है वो है एज. एज के बाद नेक्स्ट इज जेंडर, देन फैमिली लाइफ साइकिल. ओके, देन एजुकेशन, देन socio-economic structure, and finally income. तो स्टूडेंट, अगर हम इसको कैटेगराइज करें कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, तो सबसे पहले एज कैलकुलेट होता है. ठीक है, एज कैलकुलेट होने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है जेंडर, जिसको हम जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो के नाम से भी जानते हैं. देन फैमिली लाइफ साइकिल, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड इनकम. तो बेसिकली जो टर्मोलॉजी है, जो मैं आपको यहाँ पर तो एक कॉमन वर्ड में मैंने बताया, जो हम कवर करेंगे टॉपिक में, उस टर्मोलॉजी का नेम क्या है. तो जो टर्मोलॉजी आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज बर्थ रेट,
then death rate, then life expectancy ratio, then infant mortality ratio, and we will cover the poverty index as well. Now student, before coming to the detailed parameters and terminology, हम ये समझते हैं कि या ये डेटा कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और ये डेटा कलेक्ट क्यों किया जाता है. सो बेसिकली स्टूडेंट, हर एक कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, दैट इज पॉपुलेशन इंडेक्स. ठीक है, अब पॉपुलेशन इंडेक्स तो टोटल पॉपुलेशन इंडेक्स या टोटल पॉपुलेशन रेशियो का डेटा क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है. अच्छा, कलेक्शन का मोटिव क्या होता है, क्यों डेटा कलेक्ट किया जाता है? कलेक्शन का मोटिव जो है वो इस बेसिस पे किया जाता है ताकि हम अपनी कंपनी का एक स्टैंडर्ड रेशियो बना सकें कि किस एज ग्रुप के, जो पर्टिकुलर एज ग्रुप का जो पैरामीटर है उससे हमें पता चलता है कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या है, मींस एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो क्या है और पॉवर्टी कितनी है. तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. और स्टूडेंट, जो मोस्ट कॉमन नेम है जिससे हम ये चीज़ें समझते हैं, जो हमारे नोन में है, वो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के नेम से तो नहीं, बट येस it is calculated in form of census. Okay, so student, when we are trying to understand what is census, तो हमें ये समझना है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर सेंसस किस तरीके से कैलकुलेट की गई और उस कैलकुलेशन पे किस तरीके से डिसीजन लिया गया. ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सेंसस का कैलकुलेशन ड्यूरिंग द टाइम फ्रॉम ब्रिटिश एरा टिल आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या चेंजेस आए और किस तरीके से पॉपुलेशन प्लस और माइनस हो रही थी और कब एक्सीड की एक लिमिटेशन को. तो ये हम पैरामीटर्स समझते हैं. ठीक है, कमिंग टू दैट, सो स्टूडेंट, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ब्रिटिश टाइम हाउ पॉपुलेशन index has been calculated. Before coming to the graph, let me tell you the basic facts and figures during the British era. So student, Britishers have calculated the population data in 1881 through census. Okay, so अगर आपसे किसी ने ये क्वेश्चन किया कि फर्स्ट सेंसस या फर्स्ट पॉपुलेशन इंडेक्स कब कैलकुलेट हुआ था, यू विल आंसर द ईयर 1881. फर्स्ट population data is collected in year 1881 through census. Okay, so student, now what is the basic motive? So student, यहाँ पर हम ये चीज़ समझेंगे कि जब ब्रिटिशर्स ने 1881 में डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो वहाँ पर जो ट्रांजिशन था फ्रॉम 1881 टिल 1911, बहुत ही कहना चाहिए बहुत ज़्यादा ग्राफ जो था वो हाई और लो ट्रांजिशंस नहीं आ रहे थे. मींस कि अगर आप ग्राफ को देखें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन इंडेक्स दिखता था वो फ्लक्चुएटिंग तो था, बट फ्लक्चुएटिंग के सेंस में था, कभी अप जाता था, कभी डाउन, कभी अप और कभी डाउन, डायरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में कभी भी ग्राफ लीड नहीं किया. ठीक है, बट इन द ईयर 1921 वी हैव ऑब्जर्व दैट कि 1921 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो एक्सपोनेंशियली लीड कर रही थी. ओके, देयरफॉर यहाँ पर इस एरिया को मार्क किया जाता है, दैट इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. Means if someone asks you which year is known as year of great divide, then you will say
1921 is marked as year of Great Divide. And why it is termed as Great Divide? Because in this year, इस year में ही maximum जो transition देखा गया वो लीड ग्राफ का देखा गया. इसके पहले जो transition दिख रहा था वो लो अप ग्राफ का दिख रहा था. नाउ स्टूडेंट 1931 से लेकर यहाँ पर देखिए मैंने कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स में मेंशन नहीं किए. ग्राफ की एक नोटिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. जो हमारा y एक्सिस है इसे हमने डिनोट किया है पॉपुलेशन इन करोर्स और यहाँ पर मैंने 10, 20, 30 से लेकर 110 तक मेंशन किया है और दी x एक्सिस इज डिनोटेड एज ईयर. सो स्टूडेंट फ्रॉम 1921 टू 2001 यहाँ पर मैंने एक लिमिटेड एरिया पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है. तो आप ये समझिए कि इसके बाद जो ग्रोथ हुआ है वो हमेशा लीडिंग में हुआ है, इसलिए इसे मार्क किया गया है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. नाउ स्टूडेंट 1931 टू 1961, जो 1961 का ईयर था यहाँ पर मैं मार्क करना चाहूंगी, उसे एक्सप्लोसिव ईयर भी बोला जाता है. ओके, मीन्स पॉपुलेशन इज नॉट अंडर कंट्रोल. इतना ज्यादा पॉपुलेशन रेशियो बढ़ गया था कि जो हमारा सप्लाई था वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, लैक कर रहा था. तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि क्या क्या हमारी स्कार्सिटीज उस समय जनरेट हो रही थी. तो स्टूडेंट एक आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा कि ये जो करोर्स रेशियो है जो उस ईयर का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक रेफरेंस पता होना चाहिए कि करंट रेशियो ऑफ पॉपुलेशन कितना है अप्रॉक्सीमेटली. सो स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली इट इज 139.34 crores. Okay, so you can also understand that current ratio is approximately 140 crores of our India's total population. Okay, so student अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूंगी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक क्विक रिव्यू. फर्स्ट, पॉपुलेशन डेटा इज कलेक्टेड इन ईयर 81 थ्रू सेंसस. सो आप ये भी समझ सकते हैं व्हेन वाज सेंसस इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, देन यू विल आंसर इन 1881. And which year is known as year of great divide? That is 1921. Okay, because from this year the population graph always exceed towards the leading position. हमेशा वो lead ही कर रहा था with respect to year. Now coming to next. So student, let's now understand the most important part of the topic, that is birth rate, death rate. Okay, so student, here I have written some lines which is termed as the definition of birth rate. Let's have a look. So birth rate is defined as the number of birth per 1,000 person in a year. Okay, so student, if it is the definition of birth rate, can we design the definition of death rate by knowing the facts and names which is mentioned over here? Yes, we can. हम समझते हैं कि हम डेथ रेट की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँ व्हाट इज डेथ रेट, so here it is written the number of birth per 1,000 person in a year. So here you will write the number of death per 1,000 person in a year. Very simple. So student, अब यहाँ तो हमने डेफिनेशन फ्रेम करना सीखा है, ठीक है. वी हैव अंडरस्टैंड हाउ डेफिनेशन स्टेट, व्हाट डेफिनेशन स्टेट एंड व्हाट्स द मीनिंग. अब हम इससे थोड़ा सा फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये क्लियर हो कि बर्थ रेट और डेथ रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ बर्थ, BR स्टैंड फॉर बर्थ रेट. बर्थ रेट विल बी इक्वल टू टोटल birth in a year. अब स्टूडेंट, कीपिंग द फैक्ट इन योर माइंड कि आप डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बना सकते हो, आपको मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो टोटल बर्थ इन अ ईयर, यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में क्या वैल्यू रखी कि उस वर्ष में कितने बर्थ जन्मों की संख्या है, ठीक है. अब हमने न्यूमरेटर वैल्यू तो रख दी, अब यहाँ पर इसका रेफरेंस क्या रखना पड़ेगा, किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है. तो न्यू बर्थ का जो टोटल रेफरेंस क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन.
अब स्टूडेंट देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर आपका थोड़ा सा आपको मेमोराइज तो नहीं कहूँगी बट याद रखना पड़ेगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हमारा परसेंटेज का रेफरेंस क्या होता है, हमेशा 100 होता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैं सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपके किसी भी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हैं 80, ठीक है, और आपका जो मार्क्स आया है वो मान लेते हैं कि 40, तो ये टोटल हो गया और ये आपका क्या हुआ, मार्क्स जो आपने उस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके आए हैं। ठीक है, और रेफरेंस क्या रहता है आपका, 100 रहता है। तो यहाँ पर आपका रेफरेंस 100 परसेंटेज के बेस में कैलकुलेट किया गया है, मतलब रेफरेंस वैल्यू क्या है आपकी 100, बट यहाँ पर रेफरेंस क्या है स्टूडेंट, 1000 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 1000 से होगा। ठीक है, बस ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि बर्थ रेट को कैलकुलेट करते वक्त उसका जो रेफरेंस होगा दैट विल बी 1000। इसका छोटा एक सा एग्जांपल देख लेते हैं। मानते हैं कि टोटल बर्थ इन अ ईयर, एक फिगर ले लेते हैं, टोटल बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूमरेटिव वैल्यू नहीं रखूंगी। टोटल बर्थ इन अ ईयर हुआ है, सपोज मान लेते हैं 50, ठीक है 50 है, और जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, और हमारा रेफरेंस वैल्यू क्या है, 1000 है, राइट। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो जो आपका परसेंटेज आएगा वो कितना आ रहा है, 500। ओके, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या समझना है कि इस रेट से ग्रोथ हो रही है, दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ व्हाट, बर्थ रेट, मींस कि न्यू बॉर्न्स का जो ग्रोथ रेट आ रहा है, बर्थ रेट आ रहा है ग्रो करने का, वो इस रेफरेंस से कैलकुलेट होगा। अब जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया है तो हम डेथ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो डेथ रेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर बर्थ रेट का फॉर्मूला ये है तो डेथ रेट का हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी ग्राफ में मैं बताना चाहूंगी आपको। तो DR सपोज मैंने मेंशन किया, टोटल बर्थ इन अ ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डेथ इन अ ईयर। ओके, अब अभी अभी हमने डेफिनेशन में लिखा है द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, तो यहाँ पर भी जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, 1000 है। अब डेथ भी किस रेफरेंस में कैलकुलेट होगी, जो टोटल पॉपुलेशन लेना पड़ेगा कि कितनी मृत्यु हुई है उस वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में अगेन टोटल पॉपुलेशन, राइट। नाउ इसका रेफरेंस वैल्यू भी क्या है, 1000 है। So this is the basic definition to calculate, sorry, basic formula to calculate birth rate and death rate of any particular area or any particular country. Basic formula यही है। ठीक है, तो आप अगर डेफिनेशन या फॉर्मूले से कुछ भी चीज आपको इजी लग रही है, आप उसी को एंटाइटल करिए और उससे आप डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं, बट मेक श्योर द नंबर ऑफ डेथ और इफ यू आर राइटिंग द नंबर ऑफ birth, you should mention the reference that is 1000. Okay, now coming to the next definition that I have wrote over here. So I have write IMR. IMR is the short form of infant mortality rate. Now what is infant mortality rate? The number of deaths per 1000 live birth of a children under 1 year. ओके, इसको भी हम एक फॉर्मूले में समझेंगे। लेट्स कम टू द सेकंड डेफिनेशन, दैट इज एलई। एलई स्टैंड फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एन एवरेज अ न्यूबॉर्न सर्वाइव और नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन एक्सपेक्ट टू लिव। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है, नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन एक्सपेक्ट टू लिव मीन्स कि एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, कब से, जब से जन्म हुआ है और कब तक, जब तक कि डेथ नहीं हो गई। ठीक है, तो उसका एक एवरेज वैल्यू लिया जाता है। एवरेज क्यों, क्योंकि इट इज इन अ ट्रांजिशन मैनर, कभी डेथ 60 पे हो सकती है, 40 पे, 50 पे, 80 पे, 100 पे, तो टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट पे एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसी वर्ड को हम कहते हैं, उसको एंटाइटल करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, जो पूरी देश का एक फिगरेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको टर्मोलॉजीज बता रही हूँ,
इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट कितना था और करंट में कितना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज एलआर। एलआर स्टैंड फॉर लिटरेसी रेट, ओके। So literacy rate is defined by percentage of the population of a given age group that can read and write. Now they have mentioned the word given age group. ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, given age group, क्योंकि देखिए कैन रीड एंड राइट में अगर एज ग्रुप मेंशन नहीं करते तो हम ये एक डेफिनेशन बना सकते थे कि किसी भी एज ग्रुप का जो भी पर्सन होगा अगर वो लिख सकता है या रीड कर सकता है तो वो क्या है, लिटरेट है। लेकिन उसका एक एज क्राइटेरिया है, इस एज के अंडर अगर वो लिख सकता है और रीड कर सकता है तब उस कंट्री का लिटरेसी रेट कैलकुलेट किया जाएगा। तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेंसस चैप्टर पे, क्योंकि हमारा एक चैप्टर डेडिकेटेड चैप्टर है सेंसस, उसमें हम और डिटेलिंग इसकी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, बिफोर कमिंग टू द फिगरेटिव वैल्यू ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, फर्स्ट हैव अ लुक ऑन IMR, ठीक है। सो IMR का भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया। लेट्स हैव अ लुक व्हाट आई हैव रोट ओवर हियर। सो आई हैव जस्ट wrote that death among children, and I have mentioned that less than 1 year old multiply by 1000 and number of live birth in the same year. So student, this is the formula of IMR, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, डेथ अमोंग चिल्ड्रन बिलो 1 year मीन्स उसके बर्थ होने के बाद जब तक 1 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है उसके पहले ही डेथ हो गई, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ सेम ईयर मीन्स कि उस टाइम पीरियड पे जितने भी बर्थ हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 1000 बर्थ हुए हैं, उन 1000 में से जब तक उनका 1 year कंप्लीट नहीं हुआ उसके पहले ही डेथ हो गई है किसकी, नवजात शिशु की, या कहना चाहिए न्यू बॉर्न बेबी की, तो उस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है IMR। Now student, I would like to mention कि IMR was very high during the time of British era. Why? Because of lack of medical facility. कोई भी मेडिकल सपोर्ट नहीं था, ठीक है। अब मेडिकल सपोर्ट का मीन्स क्या, एम्बुलेंस फैसिलिटी होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बेस्ट स्टाफ होना चाहिए, या एक बेस्ट नहीं तो इतना मॉडरेट लेवल का स्टाफ होना चाहिए कि वो एक बेसिक जो फैसिलिटी रहती है हॉस्पिटल की वो प्रोवाइड कर सके और वो इस तरीके की सिचुएशन को क्या कर सके, ओवरकम कर सके फैसिलिटी के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू या मेडिकल फैसिलिटी के थ्रू। तो ये उस समय इतनी वेल फुल फ्लेज्ड में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अवेलेबल नहीं थी इसलिए क्या थी, बर्थ रेट तो हाई हो रहे थे बट IMR बढ़ रहा था। IMR कितना था उसका हम एक डेटा आपको पेश करना चाहेंगे। IMR was 218 per 1000। जस्ट लुक द फिगर, इट्स वेरी हाई, ठीक है। मतलब पर 1000 जो न्यू बॉर्न्स थे उस पे डेथ कितनी हो रही थी, 218 की, ठीक है, दैट इज 218। तो करंट कितना चल रहा है, करंट IMR इज वेरी लो, दैट इज 29.24 per 1000, okay. So this is comparatively much more less, I say, with respect to 218. So this is because of what, because of good, or we can say a moderate medical facility. So with the help of definition you can easily कोरिलेट विद द फॉर्मूला कि फॉर्मूला क्या है और डेफिनेशन क्या है और इसको कैलकुलेट क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर IMR कैलकुलेट नहीं होगा तो हमें बर्थ रेट कैलकुलेट करने पर भी कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए, सब को रिलेटेड है, बर्थ रेट कैलकुलेट होता है इसलिए IMR भी कैलकुलेट होगा, IMR कैलकुलेट होता है तो डेथ रेट भी कैलकुलेट होता है, और जब ये तीनों फैक्टर्स कैलकुलेट होते हैं तभी हम LE पर एक प्रिसाइज वैल्यू लिख सकते हैं डेटा की।
नहीं तो हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता ही नहीं चलेगा और हमारे रेफरेंस पॉइंट ही नहीं क्लियर होंगे. सो इसी बेसिस पे हमें बर्थ रेट, डेथ रेट एंड IMR कैलकुलेट करना पड़ता है. Coming to next, the birth rate, death rate, IMR and life expectancy was very low during the time of British era. Now the reason behind is the lack of medical facility. So they are not actually available in the adequate form. So coming to that, मैंने यहाँ पर कुछ facts and figures लिखे हैं. Let's have a look. So as we know, during that time the situation was worse and the figurative value is also low. So what is this? Now, as per the estimated data, 18.2 per thousand is the birth rate, that is current birth rate, not at the time of British era. 7.3 per thousand is the death rate. Now this is the estimated value, and that is estimated value if you want to mark the year, that is we are considering 2019 to 2020. Okay, and the 69.7 is the life expectancy. Okay, so student, in demographic structure, the only thing that we have to consider the major facts and figures, that is birth rate, death rate, IMR and life expectancy. And here we have understand, हमने ये समझने की कोशिश की है कि during the British era what are the negative points and how we overcome with such situation and how graph has been now under control with respect to population. Okay. Hope you have enjoyed the session class. Thank you so much.